नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सीटेट की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एसएस में आपकी जो 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है उसमें अध्याय नंबर 7 को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, नगर प्रशासन। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक गांव के मुकाबले शहर बहुत ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती है, यहाँ के बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती है, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? भाई शहर इतना बड़ा होता है और ये सभी सुविधाएं यहाँ इतनी आसानी से कैसे चलती है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती है? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतवार की एक अलियासी हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था तथा निराश हो रहा था। इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे ये मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा बच्चे, यानी कि दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? उनके बच्चों के मन में ये प्रश्न आया। माला का घर सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। इसकी जिम्मेदारी बताई गई है नगर निगम। उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है, यानी कि वहीं से उन्होंने अभी जो पहले वहां पर सर्विस करी थी अभी वहां से क्या है उसकी रिटायरमेंट हुई है। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। तो संस्था क्या होती है? एक बहुत बड़ी नगर निगम क्या होती है? एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। तो ये नगर निगम के कार्य बता दी। क्योंकि उसके अंदर तो आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है या एचटेट का एग्जाम होता है, उसके अंदर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे। बड़े क्वेश्चन तो आपने याद करने नहीं है। तो माला बोली कि हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। कि अब पूछ ले भाई, जो आपका लेसन है उसके अनुसार शहर में बीमारी न फैले किसका काम है? तो नगर निगम का काम है। ये चीज आपने याद रखनी। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता भी है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे दौड़ा, हमारे पुणे शहर
बहुत ही बड़ा शहर और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। तो नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में से नगर पालिका कहते हैं। पूछ लेते हैं छोटे कस्बों में से क्या कहा जाता है? नगर पालिका। और बड़े कस्बे में यानी कि बड़े शहरों में से क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। ये नगर पालिका कहते हैं। छोटे कस्बों में नगर पालिका और बड़े शहरों में नगर निगम कहते हैं। नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बहुत बड़ी यानी कि मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है, जिज्ञासा हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय करते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है, यानी कि पार्षदों का कार्य ये। तो ये आगे ये बताया गया कि भाई शहर विभिन्न खालिस्तानों में बटा होता है, वार्डों में, उसके बारे में बताया गया। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, यानी कि पार्षद तो वोट के द्वारा चुने जाते हैं और जो आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उनका सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। उनको नियुक्त किया जाता है और पार्षद को निर्वाचित किया जाता है। नियुक्ति अलग है और निर्वाचन निर्वाचित निर्वाचित यानी कि वोटों के द्वारा चुनना और नियुक्ति है सरकार के द्वारा उसको नियुक्ति पत्र देना, नियुक्त करना। तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा कि वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके, फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति, ये आगे बताया कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, ये पढ़ लेते कहाँ से मिलता है। देखिए, इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम ये राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करते हैं। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। तो कहाँ से आता है पैसा? कर, टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। बता दिया नहीं भाई, एक कर है। तो सरकार सुविधाएं देती है, उनके बदले में जो लोगों से पैसे इकट्ठा करता है उसे क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं, यानी कि कर कहते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% प्रतिशत पैसा ही आता है। अब यही क्वेश्चन पूछ ले भाई, संपत्ति कर से केवल कितना पैसा आता? 25 से 30%। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक है तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइए तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है।
ने आज ये थी नहीं बात चली कि भी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करते थे। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए कोई रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियां बिन बिनाती रहती है और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह है कि बच्चों में गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएं। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सब से बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने में मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने ही चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले के खराब हालात बयान किए। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तक करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा हो रहेगा। इससे फायदा होगा कि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालात कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवारों के लोगों के दस्तक लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक है। जहांगीर ने झट से कहा कि इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। अब ये बताया नीचे, खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है और नहीं तो क्या। उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रिया ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारा लगा, तब जाकर बात सुनी बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा कि वह अपने आप को नेतृत्व करने वाले गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा कि खाला, बस एक आखिरी सवाल और मैं पूछ लूं, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान है वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है।
बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी तो उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। क्वेश्चन यहीं से बन गया कि भाई सूरत शहर में भयंकर प्लेग कब फैला था। पूरा लेसन पढ़ लिया लेकिन अब इसको छोड़ दे तो यहीं से क्वेश्चन बन गया कि भाई सूरत शहर में भयंकर प्लेग कब फैला था। 1994 में फैला। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। अब ये पूछ लो भारत के सबसे गंदे शहरों में से कौन सा शहर बताया गया है, सूरत। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारी कूड़ा कचरा उठाने था उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो गए थे उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। तो कितने? लगभग 3 लाख। आ जाएंगे प्रश्न। 3 लाख। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। साफ सफाई में किसका है? पहले नंबर पे चंडीगढ़ और दूसरे में सूरत। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्या चर्चा करें। अब नीचे आ गया आपके क्वेश्चन। तो ये था आपका लेसन जो हमने आज विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उसका बेनिफिट ये होगा कि भी जैसे ही हम नए लेसन की वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक साथ के साथ में पहुंचता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।